हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। संडे स्पेशल हमारा वीडियो है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को ध्यान से देखना, इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। और फ्रेंड्स हमेशा ये ध्यान रखना कि हमें हमारा सिलेक्शन करवा के ही रहना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको सिलेक्शन करवाना है एग्जाम में तो इस वीडियो को जरूर देखना। इससे 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का अफवाह प्रणाली व झीलें। जो राजस्थान की अफवाह प्रणाली है वो किस में से स्टार्ट है, और जो राजस्थान की झीलें हैं प्रमुख वो कौन कौन सी है, तो इनके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारा है, राजस्थान जैसे प्रदेश के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान विशेष का महत्व है। राजस्थान की नदियों से न केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है बल्कि जहां तक भी संभव होता है उनसे जल विद्युत शक्ति भी प्राप्त होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारी जो नदियां हैं राजस्थान की वो क्या करती है फ्रेंड्स, एक तो हमें सिंचाई की सुविधा वो उपलब्ध करवा देती है, एक तो हम नदियों से सिंचाई कर सकते हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट है हम इससे विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। हमें क्या होता है, नदियों से विद्युत शक्ति भी प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है नदियों की वो है, एक तो हम सिंचाई कर लेते हैं जिससे क्या है हमारी खेती उन्नत हो जाती है, और एक हम क्या करते हैं, विद्युत शक्ति हमें मिल जाती है जिससे क्या होता है हम विद्युत उत्पादन हमारा हो जाता है। अब राजस्थान के प्रवाह के अनुसार राजस्थान की अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया। फ्रेंड्स ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि प्रवाह के अनुसार राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों 3 पार्ट्स इसके हैं, 3 भागों में इसे बांटा गया है। ध्यान रख लेना 3 भाग, अगर पूछा जाए तो वहां पर आपको लिख के आना है। पहला है हमारा वह नदियां जिनका जल अरब सागर में गिरता है, वे नदियां जिनका जल क्या होता है, अरब सागर में गिरता है। फिर दूसरा है हमारा वे नदियां जिनका जल क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। 2 प्रकार तो ये हो गए। और तीसरा है हमारा आंतरिक प्रवाह वाली नदियां जो सिर्फ राजस्थान में ही बहती है, किसी सागर में नहीं गिरती बल्कि किसी नदी के साथ मिल जाती है, तो वो होती है हमारी आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। तो 3 पार्ट इसके हमने किए। एक किया हमने अरब सागर में गिरने वाली, एक किया हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और एक किया हमने आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि अरब सागर में जो नदियां गिरती है वे कौन कौन सी, क्योंकि फ्रेंड्स पूछा जाएगा एग्जाम में कि राजस्थान में वो कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, या आपको ऑप्शंस भी वो दे सकता है, लूनी, बनास, चंबल ये दे दिया, और पूछ सकता है वो कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी इनमें से, उसको आप बताइए। तो आपको वहां पर सही टिक लगा के आना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, A1 या 2 मार्क्स का वहां पर क्वेश्चन आता है इस प्रकार का। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, एक भी मार्क्स हमारा नहीं कटना चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियां। सबसे पहली हमारी लूनी नदी। राजस्थान के बांगर प्रदेश के दक्षिणी भाग में केवल एक महत्वपूर्ण धारा लूनी नदी है, जो कहां पर है दोस्तों, ये पड़ती है हमारे बांगर प्रदेश में। ध्यान रखना दोस्तों, कहां पर लूनी नदी पड़ती है, राजस्थान के बांगर प्रदेश के भी साउथ पार्ट में पड़ती है, दक्षिणी भाग में। केवल एक महत्वपूर्ण धारा है लूनी नदी, ये केवल अकेली धारा है वहां पर लूनी नदी, जो अजमेर के अनाज सागर से निकलकर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तक दक्षिण पश्चिम तक बहती है। तो एक तो होगी हमारी लूनी नदी जो गिरती है अरब सागर में, बांगर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो निकलती है ये अजमेर के अनाज सागर से निकलती है। पूछा जा सकता है कि लूनी नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो दोस्तों ये अजमेर के अनाज सागर से निकलती है। इसके बाद है दोस्तों हमारी माही नदी, ये भी क्या है, अरब सागर की में गिरने वाली नदियों में से एक है। यह एमपी के अमरोरू जिले से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली पश्चात खाटू के निकट राजस्थान के दक्षिणी भागों में स्थित बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती। ये नदी है दोस्तों जो कहां से निकलती, ये राजस्थान से नहीं निकलती, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी माही नदी है दोस्तों वो एमपी के कहां से निकलती है, एमपी के अमरोरू जिले से निकलती है, और फिर क्या होती है वहां से उत्तर की ओर वो बहती है। फिर बहने के पश्चात ये हमारे खाटू के निकट राजस्थान के दक्षिणी भागों में स्थित बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ का है। माही नदी का जो उद्गम स्थान है
वो है हमारा एमपी में अमरोरू। और फ्रेंड्स ये हमारे जो राजस्थान में भी बहती है और अरब सागर में जाकर ये गिरती है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारी अगली सोम नदी। इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले से ऋषभ देव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बीछामेड़ा स्थान है। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी अरब सागर में गिरती है। अब इसका जो उद्गम स्थान है वो है उदयपुर में, उदयपुर जिला है हमारे राजस्थान का, जहां पर एक स्थान पड़ता है हमारा ऋषभ देव के भी बाबलवाड़ा के जंगल है ऋषभ देव में, वहां पर भी एक स्थान है बीछामेड़ा, वहां से ये निकलती है और फिर कुछ देर बहती है और बहकर ये अरब सागर में गिर जाती है। फिर इसके बाद है हमारी जोखम नदी। यह नदी छोटी सादड़ी के निकल से निकलती है। इसके पश्चात प्रतापगढ़ जिले में बहते हुए जिले के धरियावाद तहसील में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये जो नदी है ये हमारी छोटी सादड़ी से निकलती है और निकलने के बाद ये प्रतापगढ़ जिले में बहकर उदयपुर जिले के धरियावाद तहसील में ये प्रवेश कर जाती है। फिर इसके बाद है पश्चिमी बनास। सोम हो गया, माही हो गया, जोखम हो गया, अब है हमारी पश्चिमी बनास। अरावली की पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में गिरती है। क्या करती है दोस्तों, अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती है, सिरोही जिले में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब इसके बाद है हमारी अगली साबरमती नदी। अब दोस्तों इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भी होते हुए उदयपुर जिले में बहुत कम बहती है, लेकिन इसका उद्गम स्थल जो है दोस्तों ये उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, लेकिन फिर भी ये उदयपुर जिले में बहुत कम बहती है। ये हमारी नदियां हैं दोस्तों, 6 नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरती। ये पढ़ा हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अफवाह प्रणाली हमारे राजस्थान की है। फिर इसके बाद है बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाने वाली नदियां। तो सबसे पहले है हमारी चंबल नदी। इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों चरमनवती था। ध्यान रखना, चंबल नदी का प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है और इसको साथ ही कामधेनु नदी भी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, दोनों नाम पूछे जा सकते हैं। चंबल नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है हमारे राजस्थान की। यह लगभग 325 किलोमीटर की दूरी पर लंबे सकड़े व तीव्र गर्त से होकर बहती और क्या करती फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसके बाद है बनास नदी। इस नदी से को वन की आशा भी कहा जाता है। अब दोस्तों वन की आशा क्या होती है, वन की आशा, तो वन की आशा से हमारा वर्ड बना है बनास। तो दोस्तों ध्यान रखना, वन की आशा किस नदी को कहते हैं, तो दोस्तों बनास नदी को जो है वन की आशा कहा जाता है। यह अरावली पर्वत के खमनोर की पहाड़ियों से अर्थात कांकरोली नाथद्वारा के बीच फैले अफवाह क्षेत्र से निकलती। ध्यान रख लेना दोस्तों, कांकरोली नाथद्वारा के बीच फैले अफवाह क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती, उस नदी का नाम है दोस्तों बनास नदी, जो अरावली पर्वत के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती। ध्यान रख लेना। इसके बाद है हमारा स्टार मार्क किया हुआ है बिगोंद और मांडलगढ़ के मध्य बनास, बेड़च और मेलान नदियों का संगम है जिसे त्रिवेणी कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, किन किन नदियों के संगम से त्रिवेणी बना, तो दोस्तों एक तो है बनाच और एक है बेड़च और एक है मेनाल। इन 3 नदियों के संगम से फ्रेंड्स जो है हमारा त्रिवेणी संगम बनता है। बिगोद और मांडलगढ़ के मध्य ये क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद है हमारी बेड़च नदी। यह बनास की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल गोकुंदा की पहाड़ियों में स्थित है। ये जो है दोस्तों ये बनास की जो है सबसे सहायक नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो है गोकुंदा की पहाड़ियों से। इसके बाद है हमारी गंभीरी नदी। ये चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है तथा बेड़च में मिल जाती है। ये क्या है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवाहित होती है और इसके बाद बेड़च में मिल जाती है। फिर है हमारी कोठारी नदी। ये बनास की प्रमुख सहायक नदी है। ये उदयपुर जिले के दिवेर नामक स्थान से निकलती है। ध्यान रखना दोस्तों, कठारी जो है ये उदयपुर के दिवेर नामक स्थान से निकलती है। इसके बाद है हमारी खारी नदी। बनास की सहायक नदी उदयपुर जिले के बिजडाल गांव के पास के पहाड़ियों से ये निकलती है। इसके बाद है पार्वती नदी। यह चंबल नदी की सहायक नदी है, पार्वती नदी। इसके बाद है हमारी काली सींध। यह चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल जयपुर है। काली सींध जो नदी है उसका उद्गम स्थल दोस्तों जयपुर में है। इसके बाद है हमारी बाण गंगा। यह नदी जयपुर जिले के बैराट की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए भरतपुर में प्रवेश करती। तो दोस्तों ये हुई हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अगर आपको ऑप्शंस दे देता है काली सींध, बनास, लूनी, ऐसे कोई ऑप्शन दे दे, वो आपको घग्गर दे दे और आपसे पूछ ले कि दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी बताओ, तो दोस्तों आपको वहां पर काली सींध पर टिक करके आना है, तो आपका करेक्ट होगा। फिर इसके बाद है हमारा अगला आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। अब आंतरिक प्रवाह वाली भी कुछ नदियां जो केवल राजस्थान में ही बहती है और वहीं समाप्त हो जाती है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये है घग्गर। शिमला के पास कालका से निकलकर अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों से निकलकर राजस्थान के गंगानगर,
टिब्बो के उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है और ये लुप्त हो जाती है। दोस्तों ये घग्गर नदी जो है शिमला के पास से कालका से निकलती है, अंबाला, पटियाला, हिसार जिले से निकलकर राजस्थान के गंगानगर में टिब्बो के उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। फिर इसके बाद है हमारी कांतली नदी, ये सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदी है जो केवल हमारे भारत में बहती है, किसी भी सागर, किसी भी बंगाल की खाड़ी में ये नहीं गिरती। इसके बाद है मेड़ा नदी, ये नदी सामोद व सीकर की हर्ष पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में गिरती है। तो दोस्तों ये सांबर झील में गिर जाती है। इसके बाद है साबी नदी, यह सेवर पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद है मंथा नदी, यह नदी जयपुर में मनोहर थाना से निकलती है जो सांबर झील से उत्तर की तरफ से आकर उसमें गिरती है। फिर इसके बाद है रूपनगढ़ नाला, इसका उद्गम अजमेर के समीप सलेमाबाद, किशनगंज है। अब इसके बाद है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान की झीलें, हमारे राजस्थान की लेक्स कौन कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं हमारे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो दोस्तों सबसे पहली झील है हमारी सांबर। ये जो झील है दोस्तों ये हमारे जो है जयपुर के फुलेरा रेल मार्ग पर जयपुर से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में फुलेरा तहसील में ये स्थित है, ध्यान रख लेना। सांबर झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है डीडवाना, ये नागौर जिले के डीडवाना के समीप 4 किलोमीटर लंबी झील है। इसके बाद है हमारी पचपदरा झील, ये बाड़मेर जिले में पचपदरा नामक स्थान से निकलती और दोस्तों इसके नमक में जो है 90% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। NaCl से हमारा नमक बनता है और 90% सोडियम क्लोराइड इसमें पाया जाता है। इसके बाद हमारी लून करनसर झील, यह खारी झील बीकानेर के लून करनसर में स्थित है। इससे बहुत कम नमक बनाया जाता है, बहुत कम नमक इससे बनाया जाता है। फिर इसके बाद है हमारी मीठे पानी की झीलें। तो दोस्तों सबसे पहली झील है हमारी जयसमंद झील, जिसे हम ढेबर झील भी कहते हैं। उदयपुर से लगभग 51 किलोमीटर दूर 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये झील स्थित है। फिर इसके बाद है राजसमंद, यह कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। फिर इसके बाद है हमारी पिछोला झील, उदयपुर के पश्चिम में पिछोली गांव के किनारे पर यह झील स्थित है। फिर इसके बाद है हमारी अनासागर झील, अजमेर में 2 पहाड़ियों के मध्य से निकलती है, यह सुंदर कृत्रिम झील है। ये कृत्रिम झील है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, 2 पहाड़ियों के मध्य से ये निकलती है। सिलीगेड़, यह अलवर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है तथा 10 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। फिर है हमारा कोलायत, बीकानेर से 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी की ओर स्थित है। फिर इसके बाद है हमारी पुष्कर झील, अजमेर में 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने राजस्थान की अपवा प्रणाली के बारे में जाना, राजस्थान की झीलों के बारे में जाना। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है DS गुरुजी उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।